हेलो दोस्तों, वेलकम टू रुद्र एजुकेशन। लास्ट जो हमने लेक्चर देखा था उसमें ह्यूमन ब्लड के फर्स्ट पार्ट की बात की थी। आज हम लोग उसके आगे वाला सेक्शन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों के आंसर्स दे दीजिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के टेक्निकल नेम क्या हैं, उनको बायोलॉजिकली क्या बोला जाता है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो प्लेलिस्ट है बायोलॉजी की, उसमें ह्यूमन ब्लड पार्ट 1 पहले देखें ताकि आपको एक पिक्चर पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये बात आप ज़रूर इसको पहले फॉलो करेंगे ताकि सेकंड चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। आपको मुझे ये बताना है कि जो RH फैक्टर है, किन दो वैज्ञानिकों ने RH फैक्टर के बारे में पहली बार बताया था कि RH फैक्टर क्या होता है, और ये RH फैक्टर जो है मानव में कहाँ से आया। ये एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप ये भी बताएं कि एड्स जो रोग है उसमें कौन सी जो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स में से कौन सी ख़त्म होने लगती है। तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। और मलेरिया और काला आजार में क्या ख़त्म होने लगता है, मतलब क्या किसकी मात्रा कम होने लगती है, ये मुझे एक बात आप बताएंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में, प्लाज्मा का क्या काम है, और प्लाज्मा जो है कितने कितने प्रतिशत से बना है। जैसे प्रोटीन कितना प्रतिशत है, जल कितना प्रतिशत है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, जितनी भी चीज़ें हैं। तो बेसिकली प्लाज्मा का काम क्या है और उसका कंपोजिशन कैसे बना है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जितने भी प्रश्न पूछे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरे अच्छे से बता दिया है। और एक लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास से रिलेटेड, ये भी बताया कि जो रक्त समूह को जिस आधार पे बांटा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ब्लड ग्रुप इज सब डिवाइडेड, किस आधार पे रक्त समूह को बांटा गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको मुझे बताने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं। पिछले सेक्शन में हमने ये देख लिया था, लास्ट जो पॉइंट था हमने ये देख लिया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो RH पॉजिटिव जो व्यक्ति हैं दुनिया में, वो जो हैं 85% के करीब है। पॉजिटिव वाले ज़्यादा हैं और नेगेटिव वाले जो व्यक्ति हैं वो केवल 15% हैं। जबकि भारत में, है ना, भारत में जो आंकड़ा है उसमें RH पॉजिटिव के लोग 93%, 93, और RH नेगेटिव जो है वो 7% है। और इस आधार पे हमने ये भी बताया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रक्त समूह वाले लोग पाए जाते हैं वो B ब्लड ग्रुप के हैं, और B में भी B पॉजिटिव सबसे ज़्यादा। और दुनिया में सबसे कम व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप के हैं, तो आपको बताना O नेगेटिव के व्यक्ति दुनिया में सबसे कम है। तो आपसे पूछा जाए रेयर ब्लड कौन सा है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो O नेगेटिव इज़ अ रेयर ब्लड। तो वो एक रेयर ब्लड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो बहुत कम मिलता है ना। तो अब हम लोग आगे चलते, देखिए सर्वदाता कौन होगा, सर्वदाता O नेगेटिव होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ कि आपने ये पढ़ा था कि जो आरबीसी है, आरबीसी के बाहर एक तो होता है A प्रकार का एंटीजन, एक हो सकता है B प्रकार का एंटीजन, और एक और जो है वो, ये जो एक और पॉइंट बनाया मैंने आरबीसी के बाह्य दीवार में, ये D एंटीजन है। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति में A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी और D भी है, A B दोनों है। इसका मतलब व्यक्ति का रक्त समूह कैसा है, AB। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, चूंकि इसमें डी एंटीजन जो है, जिसे क्या बोलते हैं, डी एंटीजन को ही RH फैक्टर भी बोलते हैं। तो चूंकि डी एंटीजन है तो इस व्यक्ति का रक्त समूह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात समझ में आ गई, इस व्यक्ति का रक्त समूह AB पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अब देखिए जो O नेगेटिव वाला व्यक्ति है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है। तो अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिए आप, देखिए कल को मान लीजिए कि मेरा रक्त समूह है, मैं मेरी बात करता हूँ, चलो, कि यदि मेरा रक्त समूह B पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरे अंदर कौन कौन से एंटीजन पाए जाएंगे। तो मेरे अंदर एक तो पाया जाएगा B एंटीजन, और चूंकि पॉजिटिव है इसलिए RH फैक्टर D भी पाया जाएगा। अब यदि B पॉजिटिव का व्यक्ति यदि O ब्लड ग्रुप वाले को, है ना, O नेगेटिव को देता है, तो देखिए क्या होगा कि O नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसमें ना तो कोई एंटीजन है ना ही कोई एंटीबॉडी, कुछ भी नहीं है। तो इसको जैसे ही ब्लड देगा
है ना बी वाला व्यक्ति, तो क्या होगा, इसमें एक तो बी नहीं है एंटीजन और डी नाम का एंटीजन, जो कि दोनों एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब कुछ बताया। तो क्या होता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, ओ ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये बी और डी के जाने से क्या हो जाएगा, जो है ये प्रतिरोध महसूस करेगा ओ, और इसके कारण क्या है, ओ की एंटीबॉडी इसके खिलाफ प्रतिरोध बना लेगी और फिर जो है ना ब्लड एग्लूटिनेशन, है ना, रक्त समूहीकरण हो जाएगा और क्या होगा, बिल्कुल थक्का सा जम जाएगा और आदमी की मौत हो सकती है। तो इसीलिए क्या है कि आपने देखा होगा कि कभी भी है ना विपरीत प्रकृति के जो ब्लड होते हैं, जैसे ए का ब्लड ग्रुप किसी का है तो उसको बी को नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, इट इज़ नोन एज इन इंग्लिश ब्लड एग्लूटिनेशन, रक्त समूहीकरण। क्योंकि क्या है कि ओ के अंदर ये दोनों नहीं है, तो इस कारण जो है ना ओ का रक्त समूह क्या समझता है कि ये कोई परजीवी है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है और वहाँ पर पूरा रक्त का थक्का जम जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई है आपको, बेसिक चीज़ें। तो देखिए अब आगे चलते हैं। तो सर्वदाता कौन है? चूंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है और इसलिए यदि ये किसी को भी देगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो है ना दूसरे रक्त समूह वाले के नहीं बनेंगे, इसलिए ये सर्वदाता का काम करता है। सर्वग्राही कौन है? सर्वग्राही वो है जिसके अंदर है ना कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। आपको याद आ रहा है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है उसमें एंटीजन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, सारी मिलेंगी, ए भी मिलेगी और बी भी मिलेगी। लेकिन यदि जो ए बी है, जो व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप का है, ए बी ब्लड ग्रुप का, उसमें ए एंटीजन भी मिलेगा, बी एंटीजन भी मिलेगा और RH पॉजिटिव में डी एंटीजन भी मिलेगा। लेकिन AB में, लेकिन जो है AB में कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा, AB में आपको एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। जिसमें सारे एंटीजन्स होते हैं उसमें एंटीबॉडी नहीं होता। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि एंटीजन जो है जिसमें सभी एंटीजन है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। तो चूंकि सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव क्या है, सर्वग्राही क्यों है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, कोई भी प्रतिरक्षा। तो जब ये एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी तो उसके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ प्रतिरोध नहीं बनाएगा और इसीलिए क्या है, यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टर कौन है, ए बी, ठीक है, और यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव। और दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यक्ति कौन से ब्लड ग्रुप के पाए जाते हैं, तो आपको बताना है बी पॉजिटिव के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम किसके हैं, तो आपको याद रखना है ओ नेगेटिव के लोग दुनिया में सबसे कम हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरी लाइन आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है कि समान रक्त समूह आपस में रक्त नहीं, है ना, समान रक्त समूह आपस में रक्त ले सकते हैं। आपको पता है ना, ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ए में दिया जा सकता है, बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को बी को दिया जा सकता है। लेकिन यदि एक बात याद रखना, एक छोटा सा और मैं एग्जाम्पल आपको आगे बहुत अच्छे से और एग्जाम्पलीफाई करता हूँ, तो ये बात समझ में आ गई होगी, समान रक्त समूह के व्यक्ति एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। अब देखिए क्या आ रहा है, RH पॉजिटिव का व्यक्ति RH नेगेटिव को नहीं दे सकता। क्या कारण है, देखो साफ साफ देखते हैं कि मान लीजिए कोई O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, तो O ब्लड ग्रुप में क्या पाया जाएगा, और यदि वो मान लो O पॉजिटिव है तो उसमें AB तो है ही नहीं एंटीजन, तो केवल और केवल क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए उसमें D एंटीजन है जो कि RH फैक्टर है। तो RH फैक्टर वाला O नेगेटिव को जब देगा तो इसमें तो D भी नहीं है, तो जब ये इसमें जाएगा तो क्या होगा, इसके एंटीबॉडी जो है इसके खिलाफ प्रतिरोध बना लेंगे डी के खिलाफ और आदमी की मौत हो सकती है। तो कभी भी याद रखना कि जो है RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन RH नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव वाले में तो किसी भी प्रकार का RH है ही नहीं, तो जब RH है ही नहीं तो उसके लिए उसके खिलाफ कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, जो बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, तो बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस किस से रक्त ले सकता है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव पे बात नहीं कर रहे हैं। तो बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति बी से ले सकता है क्योंकि समान हो गया, और ओ में तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो ये
जो है इससे ले सकता है। बी दे किसको सकता है, बी स्वयं को दे सकता है। और चूंकि बी ए बी जब बात करेंगे, ए बी रक्त समूह का मतलब क्या है, जिसमें ए प्रकार का एंटीजन है और जिसमें आरबीसी में बी प्रकार का एंटीजन है। तो चूंकि बी वाले में कौन सा एंटीजन होगा, केवल और केवल जो है इसके बाह्य में बी होगा, है ना, बाहर वाले पार्ट में बी होगा। तो ये बी वाला बी को दे सकता है क्योंकि एक्सेप्ट कर लेंगे दोनों, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि बी जो रक्त समूह का व्यक्ति है वो बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, और दे किस को सकता है, जिसमें बी आते हैं उनसे ले सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए से ले सकता है, ओ रक्त समूह वाले से ले सकता है, लेकिन दे किस को सकता है, स्वयं को दे सकता है और ए बी वाले को, क्योंकि ए बी के अंदर जो है वो बाहर क्या क्या पाए जाते हैं, उसके आरबीसी में एक तो ए प्रकार का एंटीजन और एक बी प्रकार का एंटीजन। चूंकि इसमें ए प्रकार का है तो ये इसको दे सकता है, ठीक है, प्रतिरोध महसूस नहीं होगा क्योंकि सिमिलर प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। जबकि ओ जो है, देखेंगे आप कि ओ को केवल ओ ही दे सकता है। यदि ओ को बी ने दिया तो बी में जो ए प्रकार का एंटीजन है उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, ओ रक्त समूह में प्रतिरोध बन जाएगा और एंटीबॉडीज के खिलाफ काम करने लग जाएंगी। तो ओ रक्त समूह वाला केवल ओ से ही ले सकता है, लेकिन ये सभी को दे सकता है। चूंकि ये सभी को दे सकता है इसीलिए इट इज़ व्हाट, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता है। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है वो सभी से ले सकता है और ए बी को केवल दे सकता है। चूंकि ये सभी से ले सकता है इसीलिए ये यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टर है ना, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये बात आपको एक याद रखनी है ना। तो ये रक्त समूह का एक मेनली आपको है ना किस तरह से करना है। अब जो एग्जाम में आता है ना, ये आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि रक्त समूह को कैसे बांटा गया है। तो आप देखिए, आपको यदि ये वाली बात समझ में आ जाएगी ना कि ए ब्लड ग्रुप जो है उसको कैसे खोलेंगे आप, कि ए ब्लड ग्रुप में ए और ओ, बी ब्लड ग्रुप को कैसे खोलेंगे, बी और ओ, ए बी को कैसे खोलते हैं ओपन करते समय, ए और बी दोनों, और ओ में चूंकि और कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों में क्या होगा, ए ओ ओ, जो कि जिसका मतलब है कुछ भी नहीं। देखिए, आपको यदि लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगी बातें। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि किस प्रकार से ए रक्त समूह जो है उसको ए ओ से, बी रक्त समूह को बी ओ से, और ए बी को ए और बी दोनों से खुलेगा, और ओ रक्त समूह को ओ ओ से खुलेगा। जब आपको ये बात पता चल जाएगी तभी आप बता सकते हैं कि यदि मदर का ब्लड ग्रुप बी है और फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चों में क्या संभावना होगी रक्त समूह की। तो ये बात क्लियर हो गई। देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी शानदार एक बात दे रखी है आपको कि मानव शरीर जो है वो मॉम और डैड जो है, माता पिता से क्या होते हैं, बच्चों में क्रोमोजोम्स आते हैं, है ना, क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स में क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, है ना, जीन्स। और जीन्स में क्या पाया जाता है, डीएनए, है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए किन से मिलके बने होते हैं, आरएनए से। आरएनए में क्या होता है, प्रोटीन, क्योंकि आरएनए जो है ना राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, और प्रोटीन से ही क्या बने होते हैं, एंटीजन। और एंटीजन ही किसका निर्धारण करते हैं, ब्लड ग्रुप का। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आधार क्या है, आधार है एंटीजन के आधार पर रक्त समूहों को बांटा गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जो है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप ए है तो ए को कैसे खोलते थे हम लोग, ए और ओ में। पिता का रक्त समूह बी है तो कैसे खोलते हैं, बी और ओ में। तो अब देखिए क्या होता है कि माता का जो ए वाला है ना, माता मदर का जो ए वाला है, इसको है ना दोनों से मिलाना पड़ेगा। किससे, यहाँ पर पिता के बी से भी और ओ से भी मिलाना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, बी से मिलाया, है ना, एक तो किससे मिला दिया, एक तो मिला दिया ये बी से मिला दिया, और ए को एक और किससे मिला दिया, ओ से। चूंकि आपको पता है ए और बी दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। जबकि ए और ओ मिलेंगे तो आप देखो ए और ओ मिलके क्या बना रहा है, उल्टा चलिए तो ए बना रहा है। तो इस तरह से क्या है, आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है मदर के ए से
और फादर के बी से ए बी बन गया, ए और ओ से ये बन गया, फिर मदर का जो ओ है उसको भी हमको दोनों से मिलाना पड़ेगा, बी और ओ से, तो ओ और बी मिलके बी का निर्माण करेंगे, जबकि ओ और ओ दोनों ओ हैं तो ओ का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से क्या है, आपको ये पता चल गया कि एक बच्चा जो है, मतलब यदि 4 संभावनाएं हैं तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम 4 संभावनाएं उत्पन्न होती है। तो देखिए 4 संभावना में क्या है, एक तो ब्लड ग्रुप आया ए बी, एक आया ए, एक आया बी और एक आया ओ। इसका मतलब देखिए जब 4 संभावना है तो कुल टोटल केस कितने मान लिए हमने, 100। 4 संभावना तो एक संभावना का कितना प्रतिशत हो गया, 25%। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप के कितने व्यक्ति होंगे, 25%। ए ब्लड ग्रुप के कितने होंगे, 25%। बी ब्लड ग्रुप के कितने होंगे, 25%। और ओ ब्लड ग्रुप के भी कितने होंगे, 25%। तो आपको ये बात याद रखनी है कि चारों में 25-25-25-25% पे संभावना आ सकती है, ठीक है ना। तो आपसे एक लाइन पूछी जा सकती है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए कि कौन सा रक्त समूह के बच्चों के उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि चूंकि ब्लड ग्रुप सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ए बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ओ आ रहा है, इसका मतलब सभी रक्त समूह बनने की संभावना है। तो इस तरह से क्या है, वो घुमा के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो माता वाले केस में ए बी हमेशा ए बी के रूप में और ओ तो हमेशा ओ से ओपन होता है। जब ए को पिता के ओ से मिलाया जाएगा तो ए बनेगा, ए को पिता के ओ से मिलाया जाएगा तो भी ए बनेगा, बी को पिता के बी से मिलाया जाएगा, ओ से मिलाया जाएगा, तो फिर से देखो ओ और बी मिलके क्या बनते हैं, बी बनाएंगे, और बी को ओ से मिलाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो आपको ये केसेस दिख रहे होंगे कि जो है 100 कुल केस है, मान लीजिए 100% केस है या 4 केसेस हैं, उसमें से 2 केस तो कैसे आ रहे हैं, ए वाले, और 2 केस कैसे आ रहे हैं, बी वाले। तो इसका मतलब 50% ए रक्त समूह के और 50% बी रक्त समूह के बच्चे मिलेंगे। तो कौन कौन सा रक्त समूह नहीं आया, जब भी माता का रक्त समूह ए बी है और पिता का रक्त समूह ओ है, तो कभी भी जो है बच्चा ए बी या फिर ओ ब्लड ग्रुप का नहीं होगा, ये बिल्कुल श्योर संभावना है। तो इस आधार पर हमें ना माता पिता से बच्चों को आराम से बता सकते हैं। मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल और एक बता देता हूँ ताकि आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए, है ना। देखिए एक केस और बता देता हूँ मैं आपको, एक केस ये भी ले लेते हैं चौथा, और बाकी आप जो है इसकी PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप मुझे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार से संपर्क करना चाहते हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर भी दे रखा है, आप वहाँ से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का सजेशन है तो आप मुझे पर्सनली सजेस्ट कर सकते हैं, और कम से कम यदि आपको ये सेक्शंस अच्छे लग रहे हैं तो आप कम से कम 2, 4, 5 स्टूडेंट जो कि वाकई में सिंसियर है उनको ये कंटेंट भेजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट लगातार तैयार हो रही है। बायोलॉजी का आपको डिजीज़ वाला सेक्शन भी वहाँ से देख सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बिल्कुल रेडी तैयार है ना, पोजीशन में। तो देखिए एक और सेक्शन कर लेते हैं कि माता का रक्त समूह यदि बी है और पिता का रक्त समूह क्या है, ए बी, तो जब इसका रक्त समूह बी है तो बी किस में खुलता है, बी और ओ में, जबकि ए बी किस में खुलता है, ये मैंने शुरुआत में डिस्कस कर लिया, दोनों ए और बी में ओपन होगा। तो जब बी ब्लड ग्रुप का जो है पहले पिता के ए से मिलाएंगे तो ए बी मिलके क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा। बी ब्लड ग्रुप जो है जो पिता के बी से, देखो बी और बी दोनों एक ही है तो क्या बनेगा, फिर से बी ब्लड ग्रुप बनेगा। ओ जब ए से मिलेगा तो आपको पता है ए बनेगा, और ओ जब बी से मिलेगा तो क्या बनेगा, बी बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्लियर हो गया। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि यदि माता का रक्त समूह जो है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माता का रक्त समूह बी और पिता का रक्त समूह ए है, तो आप बता सकते हैं कि सर्वाधिक किस रक्त समूह के बच्चों के उत्पन्न होने की संभावना है। तो आप 4 केसेस में से 2 केस में पा रहे हैं कि बी रक्त समूह है, इसका मतलब बी रक्त समूह वाले जो हैं बच्चे वो 50% सर्वाधिक मिलेंगे। तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है ना। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से रक्त समूह के बच्चे की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो ओ ब्लड ग्रुप के कोई बच्चे नहीं होंगे, ए ब्लड ग्रुप के जो है 25% और ए बी ब्लड ग्रुप के 25% होंगे। तो आपको ये रक्त का जो है मदर फादर से बच्चों में कैसे होता है ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आपको कुछ और एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, वो आप अपने लेवल पे देख सकते हैं। हाँ ये देखो एक ये केस देखिए,
किस केस में सारे बच्चे जो है ना ओ ब्लड ग्रुप के प्राप्त होंगे, मदर फादर का, यदि मदर का रक्त समूह ओ है, फादर का रक्त समूह ओ है, तो सारे के सारे ओ ओ मिलेंगे और ओ ओ ओ ओ मिल जाएंगे, तो 100% क्या हो जाएगा, बच्चे ओ ब्लड ग्रुप के आ जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब ये जो सेक्शन है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप जो है इसको बड़े ध्यान से सुनना। मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी, आपको पता है ना कि यदि ओ ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन सभी प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद है। अब यदि ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को यदि बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का खून दिया जाता है, तो बी के जो एंटीजन पर क्या है, ओ के एंटीबॉडी जो है ना उसके ऊपर ना रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे, और इस रिएक्शन को, पारस्परिक क्रिया को क्या बोलते हैं, रक्त समूहीकरण। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड एग्लूटिनेशन। और इस ब्लड एग्लूटिनेशन के कारण क्या हो जाता है, आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन आज की तारीख में इसके इलाज भी हैं। कई बार ऐसा केस हो जाए ना कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी है और गलती से उसको ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का खून दे दिया, तो आजकल इंजेक्शंस वगैरह सब आ रहे हैं, है ना, रक्त समूहीकरण को खत्म करने के लिए, है ना। तो एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एंटीजन एंटीबॉडी किसके बने होते हैं। और दूसरा एक और क्वेश्चन बताइए, एंटीजन जो है वो किसकी बाह्य दीवार पर पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं, और एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी के जो अध्ययन को क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरोलॉजी। आपको रक्त समूहीकरण पता चल गया होगा जिसमें आदमी की मौत भी हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है, मानव शरीर की जो रुधिर नलिका है, जैसे मेरी जो है नस हैं और मेरी जो वीन्स हैं, आर्टरीज हैं और जो है वीन्स है मतलब धमनी और शिराएं, तो उनमें कभी भी रक्त वाहिनिकाओं में रक्त नहीं जमता। आपकी जैसे मान लो आपको जो नस दिख रही है ना आपके शरीर में, यदि वो अंदर ही कट जाए मान लो किसी केस के कारण, तो अंदर ही क्या है, रक्त का खून का थक्का जम जाएगा। लेकिन नलिकाओं के अंदर चूंकि हिपेरिन जो कि है ना प्राकृतिक प्रतिस्कंधक होता है, जो जमने नहीं देता खून को, है ना, तो नेचुरल कोगुलेटिव मटेरियल है ना हिपेरिन, जबकि जौंक में यही पदार्थ हीरोडिना के नाम से जाना जाता है। जौंक जो होती है ना लीश, उसके अंदर ये हीरोडिना के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी हिपेरिन जो है ना मानव शरीर की रुधिर नलिकाओं में रक्त को जमने नहीं देता, जबकि फाइब्रिनोजन जो है इसका उल्टा, फाइब्रिनोजन भी एक प्रोटीन है, हेपेरिन भी एक प्रोटीन है, दोनों ही जो है अपोजिट काम करते हैं। हेपेरिन रक्त के थक्के को जमने नहीं देता, जबकि फाइब्रिनोजन रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। तो हमने क्या है, कुछ कृत्रिम जो है रक्त जमाने वाले पदार्थ भी बनाए हुए हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वारफेरिन। वारफेरिन भी जो है रक्त जमाने में, स्कंधन करने में सहायक है। और इन सभी का प्रयोग ब्लड बैंक में इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो है रक्त समूह, यदि रक्त जम जाएगा बाहर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे किसी ने रक्त दिया और रक्त बाहर ही जम जाए थैली के अंदर, है ना, जो भी ब्लड बैंक में जो पैकेट्स होते हैं, यदि उसमें जमी जाएगा तो क्या मतलब निकलेगा उसका। तो इसलिए क्या है, उसमें वारफेरिन मिलाया जाता है ना, काउमेरिन मिलाया जाता है, और EDTA इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA की फुल फॉर्म एक बार आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए, EDTA की फुल फॉर्म, है ना। और सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट, तो ये जितने भी 5 हैं ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेटिव मटेरियल है। कौन कौन से, वारफेरिन, काउमेरिन, EDTA, सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट, है ना। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला भी बताना है, और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है ये आपको मुझे बताना है। यहाँ पर जो कैल्शियम है ना वो इनको जोड़ने का, बाइंड करने का काम करता है। तो आप एक बात हमेशा याद रखना, खून का थक्का जब किसी के भी शरीर में मान लीजिए कट लग गया, तो शरीर में अपने आप क्या है, जो है कैल्शियम जो है वो उस बाह्य स्किन पर है ना जमकर जो है क्या करता है, खून के थक्के को जमाने में मदद करता है। आगे के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। रक्त बैंक में रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रक्त बैंक को जो है अधिकतम 42 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बाद उसमें दिक्कत आने लगती है ना। लेकिन सामान्यतः 42 दिन पर जाते नहीं, हम तो प्रिकॉशनरी क्या करते हैं 21 दिन तक ही सुरक्षित रखते हैं। रक्त में प्लाज्मा को जो अलग करने की प्रक्रिया है उसको प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं, है ना। तो
अपकेंद्रीय बल जो है, अपकेंद्रीय बल के माध्यम से क्या करते हैं, जिस प्रकार वॉशिंग मशीन काम करता है ना, कपड़ों को बाहर की ओर गोल 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 रोटेट करने पर कपड़े बाहर की ओर जाते हैं, उसी तरह से क्या है, अपकेंद्रीय बल के से क्या करते हैं हम लोग, जब भी किसी का कोई रक्त डोनेट करता है तो उससे हम लोग प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, आपको एकदम क्लियर है। इस विधि, कौन सी विधि से, अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगेशन से जो है हम लोग रक्त के को अलग अलग कर सकते हैं। ये फिजिकल एक केस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वॉशिंग मशीन में जैसे दही से मक्खन निकालते हैं ना अपकेंद्रीय विधि से, कि उसको बाहर बाहर और ऊपर से फिर निथार लेते हैं हम लोग, अलग कर लेते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, RBC, प्लाज्मा और WBC को अलग किया जा सकता है, प्लेटलेट्स को अलग किया जा सकता है ना, रक्त, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृत्रिम रक्त किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल। तो आज की तारीख में जो है ना कृत्रिम रक्त भी बना लिया गया है, और ये क्लार्क लीलैंड ने बनाया है, और इसका नाम क्या है, परफ्लोरोकार्बन, PFC। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, परफ्लोरोकार्बन आपको याद रखना है, इसे ही कृत्रिम रक्त कहते हैं, आर्टिफिशियल ब्लड। आजकल इसको बना लिया गया है और क्लार्क लीलैंड ने इसको बनाया। और जल में विलयन जो है, जल में ये विलय होता है, और कोलाइडी विलियन, आप मुझे डेफिनेशन दे सकते हैं कि कोलाइडी विलियंस क्या होते हैं, है ना, आप मुझे जरूर जो है ये कोलाइडी विलियन का कॉन्सेप्ट बताइए। और एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रकाश का टिंडल प्रभाव, ठीक है। अब देखिए मेनली जो है रक्त का काम क्या है, तो वो ऑक्सीजन को परिवहन करना। तो बस रक्त का मेन जो है परफ्लोरोकार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को आसानी से क्या है, शरीर की एक एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात आ रही है RBC की। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि एक रक्त वर्णक होता है, और उसमें लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है इसमें फेरस होता है, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा सकता है। तो ये बात आपको एक पता होनी चाहिए। अब बात आ रही है हीमोग्लोबिन की। तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार का धात्विक प्रोटीन है। देखिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, धात्विक क्यों है, क्योंकि धातु कौन सा मौजूद है उसमें, लोहा, फेरस उसमें मौजूद है इसलिए, है ना। इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन में सर्वाधिक जो बंधुता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से सबसे ज़्यादा पावरफुली बॉन्ड बनाता है, उसके बाद में ऑक्सीजन बनाता है, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आप हमेशा याद रखना बंधुता का क्रम, कि सबसे ज़्यादा जो है हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बंध बनाता है, उसके बाद ऑक्सीजन बंध बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम बनाता है। तो कभी भी हम लोग अंगीठी जहाँ पर लगी होती है, जहाँ पर हम लोग रात में मान लीजिए कि है ना, रात में सिगड़ी जला के सो गए और बंद कमरा है, तो चूंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और इसीलिए क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम लोग श्वसन में ले लेते हैं, तो हमारे शरीर में रक्त में विषाक्तता हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, और इसलिए क्या आदमी की मौत हो जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर और भी बताया कि ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना ज़्यादा जो है ना, उसके साथ बंधुता बनाने की क्षमता रखता है। तो आपको एक और प्रश्न क्या आ रहा है, रक्त के लाल रंग होने का कारण क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लोहा जो है उसके कारण। एक बात याद रखना, रक्त का रंग वैसे कैसा होता है, तो आप हमेशा बताएंगे कैसा होता है, रक्त का रंग ब्लू, नीला होता है। लेकिन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना, ऑक्सीकृत ब्लड है ना, ऑक्सीडाइज जो ब्लड है ना, जो कि हमारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं, तो उसका रंग हमेशा लाल होता है। तो ये बात याद रखना। हीमोवर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है जो कि लाल होता है, और RBC के कारण, तो ये सभी कारण से रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, अब जो चल रहे हैं आपके सामने जो स्क्रीन डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो महिलाओं में कितनी पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है प्रति 100 ml, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आए, प्रति 100 मिलीलीटर पर 12 से 14 ग्राम महिलाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि पुरुषों में 14 से 16। तो याद रखना महिलाओं में 12 से 14 ग्राम पर 100 मिलीलीटर,
और पुरुषों में 14 से 16 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये बात आपको याद रखना है ना। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछ सकते हैं कि भाई 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितने ऑक्सीजन को जो है प्रवाहित करके पूरे शरीर के एक एक अंगों तक ले जाता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की क्षमता होती है कि वो 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को रक्त में, है ना, हमारे शरीर में परिवहन कर सकता है ना। तो इसी के साथ में यदि किसी के जैसे मान लीजिए 100 मिलीलीटर रक्त है तो वो कुल 20 ml जो है, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए आरबीसी का एक छोटा सा भाग है हीमोग्लोबिन तो उसके अंदर छोटा सा वर्णक के रूप में होता है। तो 100 मिलीलीटर रक्त में तो सब कुछ होगा, प्लाज्मा भी होगा, है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब होंगे। तो 100 ml जो है रक्त के अंदर 20 ml क्या है, ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता होती है। तो ये बात समझ में आ गई। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है, 1.34 ml का। मानव के मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो लगभग पूरे शरीर का 20% जो ऑक्सीजन है ना वो मानव का दिमाग करता है, जबकि पूरे शरीर के कुल रक्त का 17% जो है उपयोग वो भी दिमाग करता है। तो आप याद रखना हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है 17% ऊर्जा दिमाग को पूरे शरीर की आवश्यकता होती है और 20% सब, है ना, कुल ऑक्सीजन की, पूरे शरीर के कुल ऑक्सीजन की 20% आवश्यकता होती है। एक एक क्वेश्चन जो है ना आपको PDF वहाँ मिल जाएगी, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आया हुआ है जो अभी जो लाइनें चल रही है ना। तो देखिए रक्त में सामान्य ग्लूकोज का स्तर कितना होता है, तो याद रखना 70 से 120 मिलीग्राम mg याद रखना पर 100 ml कितना होता है ग्लूकोज, 70 से 120 ग्राम। जबकि यूरिया कितना होता है, देखो यूरिया जो है ना, मैंने आपको ये सुधार के बताया है, ये जो है यूरिया की मात्रा जो है वो 6 ग्राम से 6 है ना मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम, है ना, मिलीग्राम 6 ग्राम से 20 मिलीग्राम प्रति 100 ml, है ना, प्रति 100 ml। तो मैं आपको एक और बार लिख के बता देता हूँ, 6 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम पर 100 ml, और ये पर 100 ml में ही होता है। तो ये बात याद रखेंगे। रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, आपको पता है ना कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड ऑयल, फैट। तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल होता है 150 से 150 टू 250 मिलीग्राम पर 100 ml। तो ये सारे जो है ना पीछे के जो ये जो है जो यूनिट्स भी आ रही हैं वो यूनिट्स भी आपको याद रखनी है। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में मापा जाता है, तो आप तुरंत बता देंगे मिलीग्राम पर 100 ml। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको याद रखना है मिलीग्राम पर 100 ml पर ही कोलेस्ट्रॉल, यूरिया और ग्लूकोज। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन को प्रवाहित कर सकता है, जबकि 100 मिलीलीटर जो रक्त है वो 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन को शरीर में प्रवाहित कर सकता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीरम क्या है। तो याद रखना, आपको पता है ना हमारे शरीर में 55% प्लाज्मा होता है। तो जो सीरम जो है ना, और प्लाज्मा क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कि जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा जो है वो है सीरम प्लस फाइब्रिनोजन। सीरम और फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन क्या होता है, जो रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। जब भी हमारे शरीर में कट या घाव लग जाते हैं तो फाइब्रिनोजन ही वहाँ पर क्या है, वो जो है रक्त का इस जमाने में मदद कर रहा है। तो सीरम क्या है, जब भी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाएगा तो वही सीरम है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी को प्लाज्मा दिया जाता है तो उसमें से क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन निकाल लेते हैं। क्यों, यदि फाइब्रिनोजन नहीं निकालेंगे तो थोड़ी देर बाद वो पैकेट के अंदर ही वो जमने लग जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन को पृथक कर लेते हैं और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीरम। तो आपको ये एक डेफिनेशन क्लियर है ना कि यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाएगा तो वो सीरम है। तो आपको ये सारी इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। तो उल्टा क्या हो सकता है, प्लाज्मा बराबर किसके हो सकता है, और प्लाज्मा किसके बराबर होगा, तो ये माइनस वाला जो इससे प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सीरम प्लस फाइब्रिनोजन। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है ना। तो देखिए आपसे ये भी पूछे कि ब्लड क्या है, रक्त क्या है, ब्लड। तो देखो यहाँ पर ये जो बी दिया हुआ है वो ब्लड है और सी क्या है, सेल। तो ब्लड क्या होता है,
प्लाज्मा प्लस सेल, सेल कौन सी, सेल का मतलब यहाँ पर है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से। तो इस तरह से आप आगे पीछे ये एक बात पता है तो आप सारे के सारे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको सीरम के बारे में पता चल गया और आपको ये भी पता चल गया कि एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं, है ना। तो अगला जो चैप्टर है देखिए डब्ल्यूबीसी जो है, ये डब्ल्यूबीसी जो है क्या होता है, 5 प्रकार की होती है, उनके काम क्या होते हैं वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं प्रतिस्कंधक। एंटीकोगुलेशन क्या होता है, एंटीकोगुलेटिक पदार्थ वो होते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे ना, वारफेरिन, है ना, काउमेरिन और ईडीटीए, सोडियम डेक्सट्रोज, सोडियम साइट्रेट। तो ये सभी प्रतिस्कंधक है, लेकिन वो क्या है, वो आर्टिफिशियल है, मानव ने बनाए। तो रासायनिक पदार्थ जो रक्त को जमाने में मदद करता है वो स्कंधक कहलाते हैं। स्कंधन का मतलब है जमाना। और हिरुडिना और हिपेरिना, तो हिरुडिना जोंक में होता है, लीश, और हिपेरिन जो है ये मानव में पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, रक्त को जमाने में मदद करते हैं और रक्त को जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और सामान्यतः 21 दिनों तक ब्लड बैंक में रखा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। और इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी करेंगे। तो आप क्या है, एक के बाद एक चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। आप मुझसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि आप कम से कम 2-3 स्टूडेंट जो वाकई सिंसियर हैं उनके पास वीडियोज़ भेजें। और सभी प्लेलिस्ट जो है रेगुलर अपडेट हो रही है, सभी में जो है नए नए कंटेंट्स आने वाले हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए जल्दी। इंग्लिश ग्रामर भी जो है, इंग्लिश ग्रामर का पूरा सेक्शन जो है कम से कम 50-60 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा मैं, तो वो भी आप लगातार पढ़ते रहें। तो पढ़ते रहिए, पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। तो इसीलिए हम लोग पूरी तरह से फोकस रखेंगे पढ़ाई पर और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में अवेल करवाने की कोशिश करूँगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।